हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है वो सामने बोर्ड पर आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। आज हम लोग टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध ज्ञात करना सीखने वाले हैं। और सबसे पहले इस संबंध को सीखने से पहले हमें टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विद्युत वाहक बल की जो परिभाषा है या कह लीजिए विद्युत वाहक बल की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। काफी आसान शब्दों में है, फिर भी मैं इसे आप लोगों को फोटो के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई परिपथ है और इस परिपथ में एक सेल है जो कि कैपिटल ई से दिखाया गया है और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। और इस सेल से एक बाह्य प्रतिरोध जिसे हम लोड प्रतिरोध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोड प्रतिरोध, ठीक है। ये जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोड प्रतिरोध, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लोड प्रतिरोध उस सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी किस चीज में? एकांक आवेश। मान लीजिए कि 1 कूलम आवेश, वो क्या है? एकांक आवेश। मतलब कि कोई आवेश हो और उस आवेश का जो परिमाण हो 1 के बराबर हो, मतलब 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम, मतलब परिमाण क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, कहने का मतलब कि 1 कूलम आवेश आपका धन आवेश है तो बैटरी के धन टर्मिनल से निकलेगा और इस तार के जरिए होता हुआ लोड प्रतिरोध से होता हुआ फिर वापस से कहां आएगा? इस बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। तो 1 कूलम आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए ये जो सेल है जितनी ऊर्जा खर्च करती है वही ऊर्जा उस सेल की विद्युत वाहक बल कहलाती है। और उस विद्युत वाहक बल को हम लोग कैपिटल ई से या फिर एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। ज्यादातर जगहों पर आप देखोगे कैपिटल ई से निरूपित किया गया है और कुछ जगहों पर आपको विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से भी निरूपित किया गया दिखेगा, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। काफी आसान सा है, बात समझ में आ रहा होगा। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो टर्मिनल विभवांतर को आप इस प्रकार से समझिए, परिभाषा पहले पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए। परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। देखिए, जो विद्युत वाहक बल था वो क्या था? पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। और टर्मिनल विभवांतर क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आपको देखना है। परिपथ में मान लीजिए कि कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ये दो बिंदु हैं। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कौन करेगा? सेल ही करेगा। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक आवेश को ले जाने में जो सेल कार्य करेगा
वो क्या कहलाएगा, इन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। तो बात क्लियर हो रहा होगा। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है, तो इन्हीं दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे, उसके लिए हमें फोटो की जरूरत होगी और फोटो आपको सामने दिख रहा है। इस फोटो में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी फोटो की सहायता से हम लोग विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मान लेनी है, कुछ कहानी मानना है इस फोटो के आधार पर। जैसे क्या, जैसे कि आपका सेल है और उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E। तो यहां पर लिखिए आप कि माना सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इतना लंबा न लिख करके हम ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। V वा बल क्या है आपका, कैपिटल E है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मान लेते हैं, सेल का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, फोटो में देखिए स्मॉल r है। और ये सेल जो है किससे जुड़ा हुआ है, कैपिटल R वाले लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लोड प्रतिरोध कितना है आपका, लोड प्रतिरोध, यही आपका क्या है, बाह्य प्रतिरोध भी है। लोड प्रतिरोध को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध, और वो कितना है, कैपिटल R। और लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, वो कितना है आपका, कैपिटल V, ठीक। और कुछ इसमें फोटो से पता ही नहीं चल रहा, तो इतनी कहानी है। और एक और कहानी क्या है कि जो धारा है स्मॉल I है, लोड प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, स्मॉल I। सेल से धारा स्मॉल I निकल रही है, लोड प्रतिरोध से होकर वापस सेल में क्या हो जा रही है, प्रवेश कर जा रही है। तो धारा कितनी है, विद्युत धारा आपका है स्मॉल I, ठीक। तो ये कहानी हुई और ये फोटो हुआ। ये कहानी और फोटो आपस में क्या है, बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक है। फोटो और कहानी आपस में क्या होंगे, बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो यहां लिखते हैं कि सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा वो कितनी होगी, तो वो होगा W बराबर EIT। ये कहां से आता है, W बराबर EIT कहां से आता है, तो मैंने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि किसी परिपथ में जो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। आप देख लीजिए, किसी परिपथ में जो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा W होती है वो आपका होता है VIT, या फिर होता है आपका I² RT, या फिर होता है V²/R × T। ये मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वो कितना होता है, W बराबर VIT, या फिर I² RT, या फिर V²/R × T। जैसी जरूरत होगी हम वैसा लेंगे। तो सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा स्मॉल t समय अंतराल में कितनी होगी, W बराबर EIT के बराबर। यहां पर E क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर टर्मिनल विभवांतर नहीं लेंगे। टर्मिनल विभवांतर लेंगे तो केवल और केवल इस लोड प्रतिरोध के भीतर जो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा होगी वो निकलेगी। हमें सेल द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा देखनी है, तो इसलिए यहां पर V के स्थान पर हम लोग E लेंगे, ठीक है। तो जो सेल द्वारा खर्च हुई कुल ऊर्जा आ गई हमारी। अब देखिए कि बाह्य परिपथ में कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो यहां पर लिखते हैं कि बाह्य परिपथ में खर्च ऊर्जा, तो बाह्य परिपथ में खर्च ऊर्जा को W एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मतलब बाह्य परिपथ में जो खर्च हुई ऊर्जा है। ठीक है, तो बाह्य परिपथ कौन है भैया? यही लोड प्रतिरोध ही तो बाहर का परिपथ है। तो लोड प्रतिरोध में जो खर्च हुई ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया कि लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर और लोड प्रतिरोध में धारा। तो लोड प्रतिरोध में धारा वही है जो सेल से निकल रही है, लेकिन लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V। तो इसलिए यहां पर ये क्या होगा? VIT के बराबर होगा। ठीक है, अब आपका जो इंटरनल मतलब कि सेल के भीतर खर्च हुई ऊर्जा कितनी होगी? सेल के भीतर भी तो प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के भीतर भी ऊर्जा खर्च होगी। तो सेल के भीतर कितनी ऊर्जा खर्च होगी उसको हम W इंटरनल INT से दिखा रहे हैं। तो सेल के भीतर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर हमें नहीं पता, तो हम ये फार्मूला न लगाएं क्योंकि हमें विभवांतर तो पता ही नहीं आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच। ठीक, तो हमें पता क्या है? देखिए, आंतरिक प्रतिरोध में बहने वाली धारा और आंतरिक प्रतिरोध का मान, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें भी V का मान आ गया है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमें नहीं पता, तो ये भी हम नहीं लगा सकते, केवल यही लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? I स्क्वायर। अब यहां कैपिटल R नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लेंगे स्मॉल r। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो इतनी खर्च हो रही है ऊर्जा सेल के भीतर, इतनी खर्च हो रही है ऊर्जा सेल के बाहर बाह्य परिपथ में, और इतनी खर्च हो रही है ऊर्जा कुल सेल द्वारा कुल खर्च हुई ऊर्जा। तो जो कुल खर्च हुई ऊर्जा होगी, जो W कुल होगा, W आपका वो क्या होगा? W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल के बराबर होगा। सेल द्वारा खर्च की गई जो कुल ऊर्जा होगी, सेल के भीतर खर्च की गई ऊर्जा धन बाह्य परिपथ में खर्च की गई ऊर्जा। तो W बराबर क्या है? यहां पर देखिए EIT है, तो यहां EIT मैंने लिख लिया। और W इंटरनल क्या है? देखिए I स्क्वायर RT है, I स्क्वायर RT लिख लिया। और W एक्सटर्नल क्या है? VIT है। तो IT कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा? E इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा? IR, और यहां क्या बचा? केवल V। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? V बराबर E माइनस IR, V बराबर E माइनस IR। तो V क्या है आपका? टर्मिनल विभवांतर, कैपिटल E क्या है आपका? विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार से ये संबंध क्या हो गया? टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध हो गया। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध के लिए सूत्र आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो यही संबंध का सूत्र हमें निकालना था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए धारा का मान क्या होगा वो पूछ लिया जाता आपसे, तो आप सीधे सीधे क्या बता दोगे? इस प्रकार से V, अब देखिए यहां पर क्या होगा? E माइनस V बाई स्मॉल r, ये आपका धारा हो जाएगा। ठीक है, ये सेल से निकली हुई धारा होगी और ये सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध का सूत्र होगा। तो काफी आसानी से समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारी मदद करेंगे तभी हम आप लोगों को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।